हमारा क्वेश्चन हो गया, शारीरिक अनुवांशिकी के जनक या जैव रासायनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में किससे जाना जाता है। क्वेश्चन दिया गया, शारीरिक अनुवांशिकी के जनक या जैव रासायनिक अनुवांशिकी के जनक की बात करें तो इन दोनों के जनक आर्चीबाल्ड गैरोड को माना जाता है। आर्चीबाल्ड गैरोड को माना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स के जनक की, अनुवांशिकी के जनक हो गए आर्चीबाल्ड गैरोड, और अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की तो ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स के जनक के रूप में माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर 2 लीटर पानी जो 100 डिग्री तापमान पर है और 18 लीटर पानी जो 32 डिग्री तापमान पर है, 18 लीटर पानी जो 32 डिग्री तापमान पर है, 2 लीटर पानी 100 डिग्री तापमान पर और 18 लीटर पानी 32 डिग्री तापमान पर है, तो दोनों के मिलाने पर जो तापमान होगा वो कितना होगा, पानी का जो तापमान होगा वो कितना होगा। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले पानी का तापमान था जो 100 डिग्री था। जब इसमें पानी में हम मिलाएंगे 100 डिग्री तापमान में, जब भी उससे कम ताप के पानी को अगर हम मिलाते हैं तो उसका तापमान कम हो जाएगा। तो अगर उसका तापमान कम होगा तो उसे 100 में से घटाया जा सकता है। और वहीं अगर 32 डिग्री तापमान में हम अगर किसी उच्च तापमान वाले पानी को मिलाते हैं तो उस 32 डिग्री वाले पानी का तापमान हमेशा बढ़ करके ज्यादा होगा, बढ़ करके ज्यादा होगा। यानी कि 32 डिग्री जो न्यूनतम तापमान हो गया पानी का, हमेशा मिलने के बाद जो अगली जो पानी आएगी वो 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की होगी, ज़्यादा गर्म होगी और 100 डिग्री से कम होगी। इसलिए हमारा जो न्यूट्रल वैल्यू हो गया वो एक्स, जो दोनों के बीच में है। तो इस हिसाब से अब अगर हम मिलाते हैं कि 2 लीटर पानी का तापमान 100 में से घटना चाहिए तो 2 इंटू 100 माइनस एक्स, और 18 लीटर पानी का तापमान 32 से बढ़ना चाहिए तो बड़े हुए में से कम वाले तापमान को हम घटा देते हैं। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाता है 10x इक्वल टू 388 और x इक्वल टू 38.8, x इक्वल टू 38.8 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है। सही ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, नोएडा में। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किस वर्ष महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1961। 1961 में अन्ना लेम्सडेन, अन्ना लेम्सडेन, अन्ना लेम्सडेन को पहला महिला हॉकी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर फुटबॉल खिलाड़ी की बात करते हैं तो 1961 में पी के बनर्जी को पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे जिसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, संसदीय स्थायी समिति का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। संसदीय स्थायी समिति का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। ऑप्शन दिया गया है तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर, सही ऑप्शन हो गया 1। संसदीय स्थायी समिति का जो कार्यकाल होता है वह सिर्फ 1 वर्ष का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, 1994 में यानी कि 1994 से शीतकालीन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के डैश साल बाद होता है। 1994 में शीतकाल ओलंपिक के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है जो कितने साल के अंतराल पर होता है। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2 साल के अंतराल पर। शीतकालीन ओलंपिक के 2 साल के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, जंतर। जंतर एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। तूरी, बुगल, तूरी, बुगल और पावा, तूरी, बुगल और पावा एक वायु वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। जंतर है जो एक तार वाला वाद्य यंत्र है, और तूरी, बुगुल और पावा, ये सभी तूरी, बुगुल और पावा ये वायु यंत्र है, वायु वाद्य यंत्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कच्छ उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? कच्छ जो उत्सव है वो गुजरात के किस शहर में मनाया जाता है? सही ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन हो गया ए नंबर, भुज। कच्छ उत्सव भुज में आयोजित किया जाता है, भुज शहर में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, एक हर किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाती है? सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन इत्यादि हैं। कथक की अगर बात करें तो कथक उत्तर भारत, स्पेशली उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, और कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, बुध ग्रह। सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? चिनहट में 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने लड़ाई की थी? सही ऑप्शन हो गया इसका हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे जो चिनहट की लड़ाई में लड़े थे और इसका मुकाबला भारतीय कमांडर अहमद उल्लाह शाह के साथ हुआ था। अहमद उल्लाह शाह के साथ हुआ था और उस युद्ध में हेनरी लॉरेंस को मृत्यु हुई थी, या कह सकते हो उनकी पराजय हो गई थी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिम तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, कन्नड़। ए नंबर, कन्नड़ का मैदान। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। सही ऑप्शन हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा भारत के उत्तर पश्चिम सेक्टर में लगती है। वहीं उत्तर में अगर बात करते हैं तो उत्तर में मुख्य रूप से चीन की सीमा लगती है। चीन की सीमा उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में लगती है। मुख्य रूप से चीन की सीमा नॉर्थ साइड में लगती है, तथा इसके साथ साथ नेपाल और भूटान की सीमा भी नॉर्थन साइड में ही लगती है, लेकिन वो आंशिक सीधे देश में नहीं, सिक्किम की तरफ आ जाते हैं। अगर बात करते हैं पूर्व की ओर तो पूर्व की ओर में म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश की जो सीमा है, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा है वो हमारे ईस्टर्न साइड में यानी कि पूरब साइड में लगती है, पूरब साइड में लगती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक में है? किस धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? सही ऑप्शन हो गया हिंदू धर्म। भारत में हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है।
हिंदू की अगर बात करते हैं तो ये करीब 96 करोड़। वहीं अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम 17 करोड़ के आसपास। ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ईसाई धर्म 2 करोड़। और तीसरे से और अंतिम स्थान पर और लास्ट स्थान पर आ जाता है जैन, जो 0.45 करोड़ इनकी जनसंख्या है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, किसी भी टेनिस खेल में यदि दो खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 होता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति में उस खेल को ड्यूस कहते हैं, यानी कि सही ऑप्शन हो गया है हमारा ड्यूस नंबर। किसी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 बराबर होता है तो इस कंडीशन में उसे ड्यूस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो शिलालेख है वह मौर्यकालीन है लेकिन भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कंधार, कलसी, मस्की शिलालेख और गिरनार। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हो गया हमारा कंधार शिलालेख। मौर्यकालीन शिलालेख कंधार भारत में स्थित नहीं है, यह अफगानिस्तान के काबुल संग्रहालय में रखा गया है। अफगानिस्तान के काबुल संग्रहालय में रखा गया है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 2 भाषाओं में किया था, ग्रीक और अरमाइकी। कंधार शिलालेख ग्रीक और अरमाइकी भाषा में लिखा गया है। कलसी की बात करें तो कलसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून में रखा गया है। कलसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून में रखा गया है। गिरनार शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में, गिरनार शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में। और मस्की शिलालेख कर्नाटक के रायचूर में, मस्की शिलालेख कर्नाटक के रायचूर में। फिर से देखिएगा, कलसी उत्तराखंड के देहरादून में, मस्की कर्नाटक के रायचूर में और गिरनार शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में और कंधार शिलालेख अफगानिस्तान के काबुल संग्रहालय में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो इसका वर्णन भाग 4 में है। इसका वर्णन भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में इसका वर्णन आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। भाग 2 की अगर बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में वर्णन है जिसमें नागरिकता का वर्णन दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 के में आर्टिकल 1 से 4 तक जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आर्टिकल 1 से 4 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है जो भाग 1 में आता है। अगला क्वेश्चन हो गया, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1949। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की सभी धाराएं वाणिज्य बैंक पर लागू होती है जबकि सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम की कुछ धाराएं ही लागू होती है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? जालियांवाला बाग क्यों हुआ था? तो सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आगा खां खेल का संबंध, सही ऑप्शन की बात करें तो आगा खां खेल का संबंध हॉकी से है। आगा खां खेल का संबंध हॉकी से है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये में 35 आम खरीद रहा है। तो 35 आम की कीमत 1 रुपये, तो एक आम की कीमत 1/35। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होनी चाहिए? कितने प्रतिशत की? तो 30% की हानि होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक आम की कीमत मेरे पास निकला हुआ है, उसमें हमें 30% की हानि चाहिए, तो बच गया कितना प्रतिशत? 70% बटा 100। 70% बटा 100। हमें 30% की हानि चाहिए, तो हम 70% में कितने आम लगभग बेचेंगे जो हमें बताना है। तो 0 से 0 खत्म हो गया, ये हो गया 7 से 5 बार में 5 से, यानी कि 1/50, यानी कि एक आम की कीमत बन रही है 1/50। एक आम की कीमत बन रही है 1/50, यानी कि 1 रुपये में वो 50 मैंगो बेचेगा। 1 रुपये में वो 50 मैंगो बेचेगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। सार्थक शब्द ज्ञात करना है जो संविधान के अनुकूल हो, जो संविधान के अनुकूल है। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, जो संविधान के अनुकूल है उसे संवैधानिक कहते हैं। चलिए सही अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। शीघ्र ही वेद को ले आओ, इसमें जो शीघ्र है वो गलत लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा शीघ्र सही होगा। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर, शीघ्र ही वेद को ले आओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है? सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया रेडोल्फ विर्चो। रेडोल्फ विर्चो के द्वारा, रेडोल्फ विर्चो ने यह प्रतिपादित किया था कि नई कोशिकाओं का विद्यमान कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, जैमिनी और कौतिस्की नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? जैमिनी और कौतिस्की नृत्यों का उल्लेख किसमें मिलता है? सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया बी नंबर, ब्राह्मणों में मिलता है। ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितनी होती है? ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की जो मानक लंबाई होती है वो ए नंबर 50 मीटर होती है। 50 मीटर होती। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेड्डा कहा जाता है? पेड्डा कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की खेती की स्थानांतरीय खेती को हम पेडा कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? संसद की सदस्यता के लिए सही ऑप्शन अगर बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल ए नंबर, आर्टिकल 84, अनुच्छेद 84 है जो अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हैं? उस्ताद घग्गे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हुए हैं? सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, आगरा घराना। ए नंबर, आगरा घराना से जुड़े हुए हैं। यह प्रक्षेपित किया गया है कि एक बच्चे की हृदय गति 135 प्रति मिनट है। 135 प्रति मिनट है, तो हृदय की गति की स्पंदन आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज कितना होगा? इसे नापने का सबसे आसान तरीका है हृदय की गति बटा समय। हृदय की गति बटा समय, तो हृदय की गति 135 दिया गया है और हमें समय दिया गया है 60 मिनट। 60 मिनट अगर इसे हम काटते हैं तो ये हो गया 9/4। 9/4 इसको अगर और भी अच्छे तरीके से छोटे धाप में काटते हैं तो इसका आंसर हो गया 2.25 HZ। 2.25, तो सही आंसर हो गया हमारा 2.25 हज़ार। अगला क्वेश्चन हो गया, पल्लवों का प्रथम सामंत कौन था?
पल्लवों का प्रथम सामंत कौन था? सही ऑप्शन की बात करें तो प्रथम सही ऑप्शन हो गया, पल्लवों के प्रथम सामंत विजयालय थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मनो विनोद सेवाएं डैश का एक उदाहरण है। मनोविनोद सेवाएं हैं जो, सही ऑप्शन हो गया, उपभोक्ता वस्तुओं का एक उदाहरण है। मनोविनोद सेवाएं उपभोक्ता वस्तुओं का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय भारत में था? या कह सकते हो कि भारत का वायसराय था। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, लॉर्ड कर्जन। बंगाल घोषणा की जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, या लॉर्ड कर्जन ही उस समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था। बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन करने 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी और लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर को इसे लागू कर दिया गया था। बंगाल को विभाजन कर दिया गया था, लेकिन बाद में लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A:B दिया हुआ है 2:3, 2/3 और B:C दिया गया है 7:8। देखिए हम इस तरह को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप ये सेट पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपने लगभग बेसिक कंप्लीट कर लिया हो, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट समझ में ना आ रहा हो तो आपसे उम्मीद है कि पहले बेसिक मैथ पढ़ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच में लगाइएगा। यहाँ सिंपल सी बात है, A:B यानी कि 2:3 और B:7 यानी कि 7:8। 2 से काटे तो यहाँ पर 4 बार में कट गया, आंसर हो गया 7/12, 7/12। सही ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर, 7/12, 7/12 सही ऑप्शन हमारा हो गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा? संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा? अगर सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 5 30, नीचे में 4 शून्य। अगर इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 0 के बाद 3 डिजिट पर, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। ये हमारा सही आंसर यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर, ऑप्शन हमारा डी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। सही ऑप्शन हो गया हमारा गिर वन। निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो गया गिर वन। एशियाई शेर भारत में गिर वन में पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यहाँ फोर्स का फॉर्मूला लगा हुआ है बल इक्वल टू, तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और साइंस का लगभग समझ लीजिए कि बिल्कुल बेसिक है। F बराबर ma, फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समिति औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच से जुड़ी थी? सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया दत्त समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंस नीति से जांच से जुड़ी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा दत्त समिति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों में कानूनी परिवर्तन के प्रावधान है। कानूनी परिवर्तन के प्रावधान है, तो सही ऑप्शन हो गया हमारा सबसे सिंपल आर्टिकल 32, संविधान संशोधन का अनुच्छेद, आर्टिकल 32 जिसे संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी मिली है।
आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं लोगों को। आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, जिसमें आर्टिकल 28 में धर्म से संबंधित शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित सिद्धांत या प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। चलिए देखते हैं सही अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया पुरंदर दास। पुरंदर दास है जो कर्नाटक संबंध से संबंधित त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है। तो बात करते हैं कौन कौन लोग हैं जो इसे संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति के तीन संगीतकार त्यागराज, ध्यान दीजिएगा, त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये सभी तीनों कर्नाटक के त्रिमूर्ति संबंधित हैं, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? सही ऑप्शन की बात करते हैं तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके भाग 12 में 300 के ए में लगा दिया गया था, 300 के ए में डाल दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। सही ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर, मगही है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। मगही भाषा मुख्य रूप से बिहार के गया, पटना, राजगीर, नालंदा सहित कई जिलों में बोली जाती है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में ग्राम संकेतक का प्रयोग बताना है कि ग्राम संकेतक कौन सा है। इसे ग्राम संकेतक यानी कि ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसे हम कहते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। इस तरह के इंडिकेटर को हमें जूम कर पहचानना होता है। जैसे इसमें सबसे सटीक ऑप्शन दिया गया है लौंग का तेल, प्याज, वेनिला सभी ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि इस जो टाइटल वर्ड दिया गया है, इस वर्ड में कौन सा सूटेबल टाइटल या फ्रेज लगेगा। ए पर्सन हु हैज़ फीचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का फीचर्स मिलता हो, इसलिए सही ऑप्शन हो गया हमारा एम्बीवर्ट एक ऐसा वर्ड है या किसे कह सकते हैं उभयमुखी, इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का फीचर्स मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर केरल। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भारत में भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगीत निर्देशक को पंचम नाम से जाना जाता है? किस संगीत निर्देशक को पंचम नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन हो गया आर डी वर्मन। राहुल देव वर्मन को पंचम नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? सही ऑप्शन हो गया ए नंबर 3 जनवरी 2000 को। 3 जनवरी 2000 को बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर, यह अल्म में लाल यानी कि एसिड में लाल और जो बेस सॉल्यूशन होता है उसमें पीला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा कैसी होती है? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होता है?
सही ऑप्शन हो गया हमारा, किसी भी गिरती हुई वस्तु में स्थित ऊर्जा रहती है। जो पिंड की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा स्थिर रहती है।